एक आदमी रोज तैयार होकर अपने घर से ऐसे निकला करता था जैसे कि वह नौकरी किया करता है। लेकिन घर वाले परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि दरअसल वो नौकरी नहीं करता है, बल्कि अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जाता है और रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद इंतजार किया करता था किसी न किसी ऐसी लड़की का जिसके कोई परिवार के लोग उसका पीछा नहीं कर रहे हो। और वह एक तरह से लावारिस लड़की के पास जाकर उसे कुछ खिलाता पिलाता था, उसे बातचीत किया करता था। और बातचीत करने के बाद जब तक उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना लिया करता था, तब तक वो उसके साथ ऐसे ही रहता था। इसके बाद उस लड़की को ले जाकर सीधा कोठे पर बेच दिया करता था। और जब कोठे पर बेचा करता था, तो उसको उसकी अच्छे खासे दाम मिला करते थे। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है और इसी तरह से उसने थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 1500 लड़कियों को इधर उधर से उठाकर सीधा कोठे पर बेच दिया करता था। ऐसे करते करते उसके पास अपना खुद की भी अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठी हो रही थी। अब धीरे धीरे करके वह व्यक्ति जो बिल्कुल गरीब था, वह करोड़पति बन जाता है। उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, रकम आ जाते हैं। एक दिन वह एक लड़की को जब कोठी में बेचने के लिए जा रहा था, तो तभी उसे एक और लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखने बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुद की अपनी बेटी है। आखिरकार वो खुद की बेटी थी या किसी और की बेटी थी? कौन थी वह बेटी? आज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज की कहानी उसी बेटी की है, जिस बेटी की वजह से उसने न केवल पूरे धंधे को बदल दिया, बल्कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आया जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी लगेगा। आप लोग भी हैरानी होगी कि क्या यह सच है? यह वाकई कहानी सच है। और सुनने के बाद शायद आपको भी ऊपर वाले पर उतना ही विश्वास हो जाएगा जितना कि आप लोग करते भी होंगे। तो उससे कई ज्यादा आप यकीन करने लगेंगे कि वाकई अभी भी इंसानियत जिंदा है। साथ ही ऊपर वाला भी आपके साथ आपको हर वक्त देख रहा है कि आप क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूं, सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की कहानी शुरू होती है। एक रेलवे स्टेशन से, एक ट्रेन से एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास होती है। लड़की रो रही थी पानी के लिए, काफी देर से प्यासी थी। अपनी माँ से कह रही थी कि माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। लड़की बार बार जिद कर रही थी, पानी मांग रहे थे, लेकिन उनके पास पानी था नहीं। माँ कह रही थी, बेटा तुम परेशान मत हो, जैसे ही रेलगाड़ी रुकेगी किसी भी स्टेशन पर हम लोग तुझे पानी लाकर दे देंगे तो पी लेना, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। माँ बार बार अपनी बेटी को समझा रही थी, लेकिन बेटी बार बार रो रही थी ताकि पानी उसे मिल जाए। उस लड़की के बाप जो थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, ट्रेन रुकते ही मैं तेरे लिए पानी लेकर आ जाऊंगा। आखिरकार उत्तर प्रदेश का मेरठ रेलवे स्टेशन आता है। जब ट्रेन से उतरकर उसका बाप पानी भरने के लिए जाता है, पीछे पीछे उसकी बेटी आ जाती है। इसी बीच में स्टेशन पर काफी भीड़ होती है। लड़की भी नहीं समझ पा रही थी उसके पापा ने कहां से पानी भरने के लिए गए हैं, और वह व्यक्ति और वह महिला भी नहीं समझ पाई थी कि उसकी बेटी जो है वह उस ट्रेन से नीचे उतर चुकी है। उस व्यक्ति ने पानी भरा और पानी भरने के बाद जाकर आराम से उस ट्रेन में बैठ जाता है। और ट्रेन में बैठने के बाद वो अपनी बेटी को लगातार आवाज लगा रहा था। इसी बीच में ट्रेन की सीटी बजने लगती है, और जैसे ट्रेन की सीटी बजती है, वह ट्रेन वहां से चलने लगती है। लेकिन जो लड़की थी, जिधर उसके पापा, जिससे उसकी मम्मी बैठी हुई थी, जिस डिब्बे में, वह उस डिब्बे की तरफ न जाकर वह दूसरे डिब्बों की तरफ चली जाती है। और आखिरकार वह लड़की अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। ट्रेन छूट जाती है। वो लड़की रो रही थी और जैसे ही ट्रेन चल रही थी, उस ट्रेन के पीछे पीछे वह काफी दूर तक ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दौड़ते दौड़ते जब तक वह थक नहीं जाती, तब तक वो दौड़ती रहती है। लेकिन तब तक रेलवे स्टेशन काफी दूर निकल चुका था। वहीं उसी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी तलाशी ऐसी लड़कियों की होती थी, ताकि कोई लड़की लावारिस मिल जाए और लावारिस मिलने के बाद उस लड़की को उठाकर वो कोठे पर बेच सके। लेकिन वह भी व्यक्ति परेशान होकर एक बेंच पर बैठा हुआ था। इसी बीच में वही लड़की जाकर पीछे से उस व्यक्ति का कुर्ता पकड़ती है। कहती हैं कि बाबा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। जैसे उस व्यक्ति की गर्दन पीछे घूमती है।
क्योंकि वह लड़की ने पीछे से आवाज लगाई थी, बाबा मुझे प्यास लगी है। उसने मुड़कर कहा कि नूरी, तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी अपनी सगी बेटी का नाम नूरी होता है। उसे लगता है कि वह नूरी यहां है, लेकिन जब मुड़कर पीछे देखता है तो वह नूरी नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की थी। वो लड़की जो अपनी मां अपने पापा से ट्रेन में पूरी तरह से बिछड़ चुकी थी और वह प्यास के मारे परेशान हो रही थी। अब उस लड़की को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति मिला था उसी को ही वह अपना बाबा समझ रही थी। जिस व्यक्ति से उसने कहा कि बाबा मुझे बहुत प्यास लगी है, तभी वह व्यक्ति दौड़ता हुआ रेलवे स्टेशन जाता है, वहां से पानी की बोतल ले आता है और उस लड़की को लाकर पानी पिला देता है। उसके पास बैठकर उसे कुछ खिलाता पिलाता है, उसे पूरी तरह से विश्वास दिलाता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हारे पापा के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन उस लड़की को पापा की जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसी व्यक्ति की जरूरत है। तभी वह व्यक्ति उसे अपनी गोद में उठाता है। गोद में उठाने के बाद मेरठ के कबाड़ी बाजार में जो कोठे थे, उनमें से ही एक कोठे पर जाकर उस लड़की को बेच रहा था। उसकी जब बोली लग रही थी तो उसे वह कह रहा था कि मुझे इसकी ज्यादा पैसे चाहिए, यानी कि उस लड़की के अच्छे पैसे मांगने को कह रहा था। हालांकि कोठे की मालकिन वह न कर जाती है। कुल मिलाकर इन दोनों का सौदा तय हो जाता है और वो लड़की को बेच दी जाती है। उस लड़की को जब बेचने के बाद उसे छोड़ा जाता है तो उस लड़की ने उस व्यक्ति का कुर्ता पकड़ लिया। कुर्ता पकड़ने के बाद कहा कि बाबा तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि जब जब वह लड़की बोलती थी तब तब उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी अपनी सगी बेटी हैं। उसे रोक रही है, सगी बेटी बोल रही हैं तो व्यक्ति वहां से चला जाता है पैसे लेकर। लेकिन जैसे घर जाता है, घर जाने के बाद खाना खाता है, उस लड़की का चेहरा उसके जहन में, उसके दिमाग हर वक्त जो था, साथ ही उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, बाबा मुझे प्यास लगी है बाबा, तुम मुझे छोड़कर कहीं तो नहीं चले जाओगे। इस तरह की जो अलग आवाज उसे कान में आ जा रही थी, वो सोने की जरूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उस रात को सो नहीं पाया था। उसने लगभग अब तक 1500 लड़कियों को अलग अलग कोठों पर बेच चुका था, लेकिन यह पहली ऐसी लड़की थी जो उसकी समस्या से परे थी, जो उसके दिल और दिमाग पर कुछ इस तरह का अटैक कर चुकी थी कि उसके दिमाग से वह लड़की निकलने को तैयार ही नहीं हो रही थी। पूरी रात हो जाती है, जब करवटें बदलता तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो। तभी उसने अपनी बीवी से कहा कि आज रेलवे स्टेशन पर मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो मेरे दिमाग से हटी नहीं रही है। हालांकि मैं उस लड़की को कोठे पर बेच आया हूं। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब भी आंखें बंद करता था तभी उस लड़की का चेहरा। अगर उसने आंखें खोलने की कोशिश की तब भी उस लड़की का चेहरा उसके सामने था। आखिरकार दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद सीधा वो उस कोठे पर जाता है और जैसे ही कोठे पर जाता है तो लड़की उससे चिपक जाती है कि बाबा, मैं तुम्हारा पूरी रात इंतजार करती रही, तुम कहाँ चले गए थे? तब जोर जोर से रोने लगती है। तभी कोठे की मालकिन आती हैं, कहती हैं कि क्या बाप और बेटी का क्या मिलाप हो रहा है। इस तरह से जो कुछ बातें करती हैं, तभी वह व्यक्ति, असल में वह मेरठ के सदर बाजार का रहने वाला जिसका नाम रफीक होता है, रफीक कहने लगता है कि मैं इस लड़की को वापस लेने के लिए आया हूं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारे पैसे को वापस कर दूंगा, लेकिन इस लड़की को मुझे वापस कर दो। दरअसल जब से यहां पर आई है तब से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। अब कोठे की मालकिन ने कहा कि जो माल बिक जाता है कभी वापस नहीं होता है, इसलिए तुम अपना काम करो और किसी नए ग्राहक, नए बालक की तलाश में जुट जाओ। जैसा काम करते हो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो तुम्हारी अगली पिछले जितने भी कहानियां हैं वो सब खोल दिए जाएंगे। आखिरकार वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। कोठे पर ही उस मालकिन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इस लड़की को हर हाल में आपको देना ही पड़ेगा। आखिरकार जो कोठे की मालकिन थी उसको भी थोड़े दया आ जाती है। दया इसलिए आ जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसका लगातार धंधा चल रहा था, लेकिन जितने पैसे उसने उसके दिए थे अब वह उतने पैसे में वापस नहीं, बल्कि उससे कई ज्यादा पैसे में उस लड़की को वापस दिया जाता है, उस लड़की को ले आता है और ले जाने के बाद सीधा मेरठ का ही एक शिवलोक कॉलोनी होती है। शिवलोक कॉलोनी पहुंच जाता है। एक घर का दरवाजा खटखटाया जाता है।
और दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से निकलकर आती हैं अतुल शर्मा। अतुल शर्मा जी के संस्थापक एक संकल्प संस्था संघ होती है, उसकी मालकिन होती हैं, उसके संस्थापक होती हैं। एक ऐसी एनजीओ जो लड़कियों के लिए ही काम किया करती थी, एक ऐसी एनजीओ जो लड़कियों को बचाया करती थी वेश्यावृत्ति के धंधे से। ऐसे बच्चों को, जो बच्चे अपने माँ बाप परिवार से बिछड़ जाया करते थे, उन परिवारों से मिलाने का काम करती हैं। जैसे वह व्यक्ति जाता है और जाने के बाद उस महिला के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और विनती करने लगता है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है जब से यह लड़की आई है। तब से न जाने क्यों मेरे दिमाग में इसने इतनी बुरी तरह से अटैक किया हुआ है कि इसका चेहरा दिमाग से जाता ही नहीं। इसकी आवाज मेरे कानों में लगातार गूंजती रहती है। मैं करूं तो क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तुम इस लड़की को इसके परिवार वालों के पास पहुंचा दो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। जैसे उन्होंने यह बात सुनी वह बोला कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं आती। तुम्हें पता है कि तुम अब तक कोठे पर लगभग 15 लड़की को बेच चुके हो और इन एक लड़की के लिए इतना परेशान हो रहे हो। इसे भी बेचो, इससे भी पैसे खाओ और अपनी जरूरतें पूरी कर लो। अगर तुम्हें जरा सी भी थोड़ी बहुत लिहाज है, इस तरह की इन दोनों के बीच संवाद होता है, लड़ाई होती है, लेकिन वह कहते हैं कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तभी एक धागा हारता है और धागा फाड़ने के बाद वह कहता है कि इसे मेरे हाथों में बांधो। अब मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूं और मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी अब ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे किसी के दिल को तकलीफ परेशानी हो। जैसे यह बात कही तो अतुल सिन्हा मैडम को थोड़ा लगता है कि शायद यह बदल चुका है और शायद यह सही बोल रहा है। उस लड़की को अपने पास रखा जाता है, जिसके बाद जीआरपी थाने जाती हैं, पुलिस से संपर्क करते हैं और अखबारों में लगातार कोशिश कर रही थी कि कोई ऐसी खबर तो नहीं छपी है कि ऐसी 5 साल की कोई लड़की जो रेलवे स्टेशन पर जो अपने परिवार से बिछड़ गई हो। लेकिन इस बीच में कई बार कोशिश करने के बाद भी कहीं भी कोई ऐसी जानकारी मिल नहीं पा रही थी, ना अखबारों में, न पुलिस स्टेशन पर, न ही रेलवे स्टेशन पर। उस लड़की के बारे में काफी कुछ पता करने की कोशिश की। तभी उन्होंने कहा कि इस लड़की के परिवार वालों का कोई पता नहीं चल रहा है, कोई संपर्क नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठे हुए माँ और बाप जैसे इस बच्ची से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने उस बेटी से बहुत सारी बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बेटी सिर्फ पानी के अलावा कोई और बात बताने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी है। उसे लग रहा था जैसे कि ट्रेन में बैठे हुए थे वो उसके माँ बाप नहीं, बल्कि यह जो व्यक्ति है, जो जिसका नाम रफीक होता है, जो लगातार लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल रहा था, वही उसका असली बाप है। आखिरकार वह कहती हैं कि जब तुम्हारे खुद के 4 बच्चे हैं, तो क्या तुम पर यह एक अकेली लड़की नहीं चल सकती? इसको भी पालो, इसके भी परवरिश करो, ठीक वैसा ही करो। हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी इसकी वजह से सुधर जाए। आखिरकार रफीक दिमाग में बात आ जाती है, उस लड़की को अपने घर ले जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि यह लड़की भी हमारे बच्चों की तरह ही रहेगी। उसके बाद अतुल शर्मा मैडम के माध्यम से उस लड़की का भी एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराया जाता है और उसको भी अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश की जाती है। अब जितने भी बच्चे थे, 4 बच्चे घर में पहले थे और एक लड़की और आ जाते हैं। 5 बच्चे 5 बच्चे की बिल्कुल ठीक वैसे ही पढ़ रहे थे, जिसमें कोई ऊंच नीच, कोई ये नहीं कि इनमें कोई बच्चा पराया है। सब बच्चों का एक जैसे ख्याल रखा जा रहा था। सब बच्चे पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे। जिंदगी में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। उस व्यक्ति ने फिर रेलवे स्टेशन पर जाना छोड़ दिया। अब उसे कहीं से कोई सूचना मिला करते थे कि कोई लड़की गायब हो गई है, तो सीधा संकल्प संस्था के संस्थापक अतुल शर्मा उनको फोन करता था। फोन करने के बाद उनसे बताया करता था कि इस तरह से एक लड़की है जो बेची जा रही है। उसने बाद में कई लड़कियों की जिंदगी भी दलदल में फंसने से बचाई। साथ ही कुछ वक्त आगे बीत जाता है। लड़कियों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। साल 2013 आता है। वह व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि लगभग 6 महीने तक खाट पर पड़ा रहता है। अब उसको होश नहीं था कि वह कौन है, कहां से आया है, उसने अपनी जिंदगी में कितने पाप की हैं और उसकी सांसें थीं, वो बड़ी मुश्किल से निकल रही थी।
आखिरी वक्त में उसने एक बार फिर से उस संस्था की संस्थापक को बुलाया। उसके ही परिवार वालों ने बुलवाया, जो उससे बातचीत की, तो उसको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ किस्से, कोई कहानी। उसने कितने बड़े बड़े पाप किए थे उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन दम निकलते हुए उसको बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा। फिर वह 2013 में उसकी मौत हो जाती है। वो मर जाता है, लेकिन जो उसके बच्चे थे, उसकी बीवी बच्चों को बड़े अच्छे से परवरिश की, और सभी जो बच्चे थे चारों पांचों वह अच्छे चिप में नौकरी हासिल कर लेते हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में जो हासिल कर सकते थे, बढ़िया से बढ़िया वह हासिल करते हैं। लेकिन एक दिन उनके घर पर, यह बात साल 2017-18 के आसपास की बात है, एक परिवार आता है और वही लड़की घर में सबसे छोटी होती है। बाकी बच्चों की शादी हो चुकी थी। उस लड़की के लिए एक रिश्ता आता है कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हम इसे अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। जब शादी वाली बात आती है तो वह महिला बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि शादी आखिरकार इतने अच्छे घर से आएगी। दरअसल जिस लड़के का रिश्ता आता था वह उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा होता है, और उस लड़की के लिए रिश्ता आता है, तो दरोगा से इस लड़की की शादी हो जाती है, और वह आज भी लड़की एक शानदार और अच्छी जिंदगी जी रही है। उस दरोगा के साथ अगर उस लड़की का चेहरा उस व्यक्ति के जहन में, दिमाग में नहीं आता, तो शायद वो लड़की भी और लड़कियों की तरह वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दी जाती। उसके साथ भी शायद बहुत बुरा होता। न जाने कितने लोग उसका शोषण करते, कितने लोग उसकी जिंदगी खराब करते। न केवल उस लड़की की जिंदगी अच्छी हुई, बल्कि उस लड़की की वजह से और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी भी अच्छी हो गई, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से लड़की बुलाता था और कोठे पर बेच दिया करता था। अभी उस लड़की के बच्चे हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रही है। काश हर किसी की जिंदगी इतनी ही खूबसूरत, इतनी अच्छी हो, और काश ऐसे ही लोगों की वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी भी सुधर जाए। इससे बढ़िया क्या बात है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके